अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मिसाइल एक ऐसा पावरफुल और डेडली वेपन है जो मॉडर्न वारफेयर का नक्शा बदल सकता है। लेकिन इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, मिसाइल में और रॉकेट में क्या फ़र्क है, बैलिस्टिक, क्रूज़, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तमाम मिसाइल्स में गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि मिसाइल को उसकी टारगेट लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है। लेकिन रॉकेट्स में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। इन्हें सिर्फ इनके टारगेट की जानिब डायरेक्ट करके लॉन्च कर दिया जाता है। फिर ये अपनी स्पीड और इनिशियल एंगल की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। एयर फ्रिक्शन और ज़मीन की ग्रेविटी इसकी ट्रेजेक्ट्री पर असरअंदाज होती है। ट्रेजेक्ट्री उस रास्ते को कहते हैं जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, इन दिस केस रॉकेट। और अगर रास्ते में रॉकेट को इंटरसेप्ट करने की कोई कोशिश की जाए तो ये अपना रास्ता नहीं बदल सकता और इंटरसेप्शन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर मिसाइल को रास्ते में रोकने की कोशिश करें तो वो खतरे को डिटेक्ट करते हुए अपना रास्ता बदल सकता है और उससे बचने की कोशिश कर सकता है, जिससे मिसाइल की इंटरसेप्शन भी काफ़ी मुश्किल बन जाती है। जितने एडवांस गाइडेंस और मैनूवरिंग सिस्टम्स मिसाइल के अंदर मौजूद होंगे उतना ही इसको रास्ते में इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनता जाएगा और खुद मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। हर मिसाइल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्रोपल्जन, जो कि मिसाइल को आगे धकेलता है। नंबर 2 गाइडेंस सिस्टम, जो कि मिसाइल की डायरेक्शन और पाथ सेट करता है। नंबर 3 वॉरहेड, जिसमें एक्चुअल पेलोड होगा जो कि जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। नंबर 4 बॉडी एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि मिसाइल को स्टेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं। इसी की वजह से मिसाइल हवा में अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने के काबिल बनता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी लॉन्च से लेकर अपने टारगेट को हिट करने तक का ज़्यादातर वक्त स्पेस में गुजारते हैं, ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर। बैलिस्टिक मिसाइल की फ़्लाइट की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 है बूस्ट फेज़। ये फेज़ तकरीबन 3 से 5 मिनट तक रहती है और इस दौरान मिसाइल ज़्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही मौजूद होता है। इस दौरान इसको रॉकेट्स की मदद से पावर दी जा रही होती है और यही वो फेज़ है जिसके दौरान इस मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जब रॉकेट्स चलना बंद कर देते हैं तो मिसाइल खुद को मिली हुई इनिशियल स्पीड और अपने एंगल की बुनियाद पर मज़ीद ऊपर उठता रहता है और अल्टीमेटली स्पेस में अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। इस दौरान जब रॉकेट्स चलना बंद कर देते हैं इसे मिड कोर्स फेज़ कहते हैं और जब वॉरहेड्स अलहदा होकर टारगेट की जानिब बढ़ने लगते हैं तो इसे टर्मिनल फेज़ कहते हैं। ज़्यादा बुलंदी पर से गिरने और ज़मीन की कशिश की वजह से इन वॉरहेड्स की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तकरीबन 30,000 किलोमीटर फ़ी घंटा या इससे भी ज़्यादा। इसी वजह से इन मिसाइल्स को रास्ते में इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत बुलंदी पर परवाज़ की वजह से और इसके बहुत गर्म हो जाने की वजह से मिसाइल की डिटेक्शन बहुत आसान है, लेकिन स्पीड रास्ते में इसकी इंटरसेप्शन मुश्किल बना देती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है। पाकिस्तान के हतफ 1, नसर, अब्दाली, गजनवी और शाहीन 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर के फासले तक मार कर सकते हैं। पाकिस्तान के गौरी, अबाबील, शाहीन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और इन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज रखने वाला बैलिस्टिक मिसाइल रशिया के पास है, R-36M, जो कि 16,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसके अलावा चाइना, USA, UK, नॉर्थ कोरिया और इंडिया के पास भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इंडिया का अग्नि 5 5500 से लेकर तकरीबन 8,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। पाकिस्तान के पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान का शाहीन 3B जो मैक्सिमम रेंज रखता है वो तकरीबन 2750 किलोमीटर है। लेकिन हमेशा इतनी दूर दूर के फासलों तक पहुँचने की ज़रूरत तो नहीं होती और एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्रूज़ मिसाइल्स। क्रूज़ मिसाइल्स को जेट इंजन से पावर दी जाती है और ये अपनी फ़्लाइट का तमाम वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हैं और ज़मीन से चंद मीटर की बुलंदी पर परवाज़ कर सकते हैं, जिसके लिए इनको रडार से डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्रूज़ मिसाइल सेल्फ गाइडेड होते हैं और इनको अपनी लॉन्च से लेकर अपने टारगेट को हिट करने तक मुसलसल गाइडेंस मिलती रहती है और इसी गाइडेंस की बुनियाद पर ये हवा में अपना रास्ता तब्दील करते रहते हैं और अगर रास्ते में इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाए तो ये उस इंटरसेप्शन से भी बचने के लिए अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं। आमतौर पर क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है। मैक्सिमम रेंज जो अब तक किसी क्रूज़ मिसाइल की है वो अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल की है, 2400 किलोमीटर। ये टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल वही मिसाइल है जिसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर चलाया था और ये रास्ते में पाकिस्तान में गिर गया था और पाकिस्तान ने इन मिसाइलों को उठाकर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए बाबर मिसाइल बनाए थे, लेकिन उनकी रेंज महज चंद 100 किलोमीटर तक ही है।
जैसे एटमॉस्फेयर में फ्लाई करने के लिए क्रूज मिसाइल्स हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर फ्लाई करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसी तरह समंदर में पानी के अंदर आगे बढ़ने के लिए टोर्पेडो मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल्स प्रोपेलर्स की मदद से चलते हैं। प्रोपेलर में डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं जो कि देखने में थोड़ा पंखे जैसा लगता है। ये प्रोपेलर्स जब चलते हैं तो इनके आगे और पीछे प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है और फिर हाई प्रेशर मिसाइल को आगे की तरफ धकेलता है। जैसे कि अमेरिका का MK-48, लेकिन इसकी रेंज भी तकरीबन 38 किलोमीटर है। ऐसे मिसाइल्स जो आवाज़ से कम रफ्तार पर हरकत करते हैं उन्हें सबसोनिक मिसाइल्स कहते हैं, और वो मिसाइल्स जिनकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 2 से 3 गुना होती है, यानी 2 to 3 मैक, उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है। और ऐसे मिसाइल्स जिनकी स्पीड 5 मैक या उससे ज़्यादा होती है उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं, जैसे रशिया का ज़िरकोन या पाकिस्तान और चाइना का PL-15। फ्रेंड्स, कुछ मिसाइल सरफेस टू सरफेस लॉन्च करने के लिए होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का अबाबिल मिसाइल। इसे ज़मीन पर से लॉन्च किया जाता है और ये ज़मीन पर ही जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। कुछ मिसाइल सरफेस टू एयर टारगेटिंग के लिए होते हैं और ऐसे मिसाइल ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रशिया का S-400 है या फिर चाइना का HQ-19 है, इसराइल के पास आयरन डोम और अमेरिका के पास थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। ये ज़मीन पर से लॉन्च होते हैं और हवा में अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। वो टारगेट कोई अपोनेंट मिसाइल भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन वगैरह भी हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिन्हें हवा में से लॉन्च किया जाता है और वो हवा में ही अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। कुछ मिसाइल सी टू सी टारगेटिंग के लिए हैं, देन सी टू सरफेस या फिर सी टू एयर टारगेटिंग के लिए भी मिसाइल्स बनाए गए हैं। हर एक टाइप को इंडिविजुअली डिटेल में हम फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। मिसाइल्स के गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले 5 मोस्ट कॉमन सिस्टम्स हैं: कमांड, इनर्शियल, एक्टिव, सेमी एक्टिव और पैसिव। कमांड गाइडेंस सिस्टम आमतौर पर 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक पार्ट खुद मिसाइल में एम्बेड होता है और दूसरा किसी कंट्रोल स्टेशन या बेस स्टेशन पर मौजूद होता है। मिसाइल टारगेट को लोकेट करके इंफॉर्मेशन पीछे बेस स्टेशन में भेजता है और बेस स्टेशन में उसे हिट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम में मिसाइल के अंदर मोशन सेंसर्स जैसे कि जायरोस्कोप्स और एक्सीलरोमीटर्स वगैरह लगे होते हैं। GPS का निज़ाम भी हो सकता है, जिनसे मिसाइल अपनी रियल टाइम लोकेशन और स्पीड कैलकुलेट करता रहता है, फिर उसी की बुनियाद पर ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। एक्टिव रेडार गाइडेड होमिंग में मिसाइल खुद रेडियो वेव्स थ्रो करता है और फिर अपने टारगेट को डिटेक्ट करके लॉक हो जाता है। उसी टारगेट के पीछे अपनी खुद की ट्रैक की हुई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मिसाइल आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि PL-15 मिसाइल्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया की हालिया जंग में भी इस्तेमाल हुआ। इस जंग में बीविया फाइट करने वाले J-10C और राफेल की कंपैरिजन वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप चाहें तो जाकर इस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड होमिंग में मिसाइल एक रिसीवर का काम करता है, यानी रेडार सिग्नल ज़मीन पर मौजूद बेस स्टेशन या हवा में मौजूद कोई एयरक्राफ्ट भेजता है। फिर ये सिग्नल्स टारगेट के साथ टकराकर वापस मिसाइल के पास आते हैं और मिसाइल उन सिग्नल्स की बुनियाद पर टारगेट की तरफ जाता है। एक और कॉमन गाइडेंस सिस्टम है पैसिव गाइडेंस, जिसमें कोई भी मिसाइल खुद कोई रेडिएशंस थ्रो नहीं करता, बल्कि वो ओपोनेंट की छोड़ी हुई रेडिएशंस को फॉलो करता है, ख़ास तौर पर इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जो कि किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट में से खारिज होती हैं। जैसे कि अगर कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई मिसाइल है तो वो गर्म होगा और उसी हीट को डिटेक्ट करते हुए मिसाइल अपने टारगेट की जानिब बढ़ेगा। हर गाइडेंस सिस्टम की कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस है, इसीलिए इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। और जब भी कोई नया मिसाइल आता है तो वो पहले से ज़्यादा एक्यूरेट, फास्ट और स्मार्ट होता है। जितने इंपॉर्टेंट मिसाइल के दूसरे कंपोनेंट्स हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका प्रोपल्जन सिस्टम भी है। वो प्रोपल्जन सिस्टम जो मिसाइल को थ्रस्ट देगा और मिसाइल आगे बढ़ेगा। इन प्रोपल्जन सिस्टम्स में सबसे पुराना और मोस्ट रिलायबल है सॉलिड प्रोपल्जन। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स दोनों मिक्स होते हैं और एक सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। जब थ्रस्ट की ज़रूरत हो तो इन्हें इग्नाइट किया जाता है और फिर इसी इग्निशन की बुनियाद पर ये जलते हैं और थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे मिसाइल आगे बढ़ता है। पाकिस्तान के शाहीन और इंडिया की अग्नि सीरीज़ में यही प्रोपल्जन सिस्टम सॉलिड प्रोपल्जन इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। एक दफ़ा इग्निशन के बाद फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स जो कि पहले से आपस में मिक्स्ड हैं वो कंटिन्यूसली जलते रहते हैं और ये जलना उनका तब तक जारी रहता है जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। हम कंबशन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, सो देन इस्तेमाल किया जा सकता है लिक्विड प्रोपल्जन। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को अलग अलग टैंकों में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगे फौरी तौर पर कंबशन शुरू हो सकती है। और ऑक्सीडाइज़र को फ्यूल टैंक में उसी वक्त भेजा जाता है जब फ्यूल को जलाकर थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाना हो। यानी लिक्विड प्रोपल्जन में कंबशन को कंट्रोल किया जा सकता है,
लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसे हैंडल करना भी मुश्किल है। ये रेडी टू लॉन्च भी नहीं होता। पाकिस्तान के गौरी मिसाइल में यही कंबस्शन सिस्टम लिक्विड प्रोपल्जन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड प्रोपल्जन है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्जन की 2 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकली मिसाइल सिस्टम्स में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि इसके साथ बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज अटैच है। जहाँ ये इन दोनों के फ़ायदे कंबाइन करके देगा, वहीं इन दोनों के नुकसानात भी उसमें शामिल होंगे। दैन एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोपल्जन सिस्टम है रामजेट प्रोपल्जन। इसमें बाहर की एटमॉस्फेयर की हवा को इंजन के अंदर ले जाया जाता है और फिर इसे कंप्रेस करके फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे कंबस्शन शुरू हो जाती है और मिसाइल बहुत तेज़ स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल में यही रामजेट प्रोपल्जन इस्तेमाल की जाती है। इसी रामजेट प्रोपल्जन का अपग्रेडेड वर्जन है स्कामजेट, यानी सुपरसोनिक कंबस्शन रामजेट। इसके अंदर हवा को सुपरसोनिक स्पीड्स पर ही फ्यूल में मिक्स किया जाता है, जिससे मिसाइल की रफ्तार मज़ीद बढ़ जाती है। एक और प्रोपल्जन सिस्टम है क्रायोजेनिक, जिसे मिसाइल्स में एक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन ये एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है फ्यूचर के मिसाइल्स के लिए। फ़िलहाल इसको रॉकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिन रॉकेट्स को खला में सैटेलाइट्स भेजने के लिए यूज़ करना हो। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र दोनों गैसेस होती हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत कम करके उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया होता है। आमतौर पर ये फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।